हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक। तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में, और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहां पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और ILI के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स भी देश में बढ़ाते आ रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर एक साथ 2 खुशखबरी भारत में आई है। पहली खुशखबरी है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले में 40% की गिरावट आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन से पहले कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से संक्रमण के मामलों की दोगुना होने की दर 3 दिन थी। पिछले 7 दिन के आंकड़ों से पता चलता है कि ये दर अब 6.2 दिन है। इसका मतलब ये है कि पहले हर तीसरे दिन में कोरोना संक्रमण के मामले दुगने हो रहे थे, जबकि पिछले 7 दिनों में हर 6.1 दिनों में दुगने हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण मरीजों में ठीक होने वालों और मौतों का अनुपात देश में 80-20 का है, जो कि दुनिया के किसी भी अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। दूसरी खुशखबरी ये है कि भारत में अब तेजी से कोरोना टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत ने 30,000 कोरोना संक्रमण टेस्ट एक दिन में करने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे ये आस अब और बढ़ गई है कि अब बहुत तेजी से लोगों को टेस्ट हो पाएंगे और कोरोना संक्रमित लोगों की तेजी से पहचान हो पाएगी। इसे और लोगों में फैलने से रोका जा सकता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के मात्र 1007 नए मामले ही सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की इससे मौत हो गई है। शुक्रवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों में ठीक होने वालों और मौतों का अनुपात देश में 80-20 का है, जो कि अन्य देशों की तुलना में अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि वो 1 अप्रैल से कोरोना के मामलों में औसत विकास देख रहे हैं, जो कि मार्च 15 से 31 के बीच 2.1 रहा। कोरोना के मामलों में आने वाली एवरेज ग्रोथ में 40% की गिरावट आई है। बेहतर बात यह है कि ऐसा तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के पहले कोरोना संक्रमण के केस 3 दिन में दोगुने हो रहे थे। अब ये मामले 6.2 दिनों में डबल हो रहे हैं। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डबलिंग रेट औसत मामले दोगुने होने की दर से कम है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन बनाने की दिशा में भी सरकार का पूरा ध्यान है। इसके अलावा रिकम्बाइंड BCG, प्लाज्मा थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर भी काम चल रहा है। इसी बीच गुजरात में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। शुक्रवार को यहां 92 नए संक्रमण के मामले आए। इसी के साथ पीड़ितों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया। राज्य में आज 2 लोगों की जान भी चली गई। यहां अब तक कुल 38 लोग कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। गुजरात से पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और राजस्थान में 1000 से ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी आज एक व्यक्ति की मौत हुई। बताया गया है 50 वर्षीय शख्स पुणे का रहने वाला था। पुणे में संक्रमण से यह 48वीं मौत है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कुल 288 नए मामले सामने आए, 7 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 3200 के पार पहुंच गई, जबकि अब तक कुल 194 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, अब तक 13,387 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 437 लोगों की मौत हुई है। 1749 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। आपको बता दें, कोरोना इस समय सबसे खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख छूने को है। इसकी चपेट में आए लोगों का आंकड़ा 21 लाख को पार कर गया है। करीब 5.5 लाख लोग इससे उबर भी चुके हैं। इस महामारी की वजह से लगभग 4.4 अरब लोग अपने घरों में कैद हैं। यह आंकड़ा दुनिया की कुल आबादी का करीब 57% है। कोरोना वायरस से दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे प्रवासी भारतीय भी प्रभावित हैं। 53 देशों में 3,336 भारतीय इस वायरस से संक्रमित पाए गए। कुवैत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा 785 है। इसके अलावा सिंगापुर में 634, कतर में 420, ईरान में 308, ओमान में 297, UAE में 238, घाना में 29, सऊदी अरब में 186, बहरीन में 135, इटली में 91, मलेशिया में 37, पुर्तगाल में 36, अमेरिका में 24, स्विट्जरलैंड में 15 और फ्रांस में 13 भारतीय इससे संक्रमित हैं। और उस तरीके से अगर देखें तो 13.06% पीपल वो रिकवर हुए हैं। कल तक की अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसेज आए हैं। लास्ट 1 डे के अंदर 1007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं।
हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि डबलिंग रेट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एट फील्ड लेवल। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें अपनी विजिल को उसी हिसाब से, उसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेस आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेस आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक, तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहां पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और ILI के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स भी देश में बढ़ाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेस रिकवर्ड हुए हैं वर्सेस जो केसेस जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है। और उसी समय में लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इंप्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इंप्रूवमेंट ला सकें। साथ ही 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। कल एम्स ने भी कोविड-19 से संबंधित मैकेनिकल वेंटिलेशन मैनेजमेंट पर फिजिशियंस की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया था। आज माननीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे माननीय हेल्थ मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें फर्दर रोड मैप लॉकडाउन और एक्सटेंडेड लॉकडाउन की स्थिति में हमारा क्या डायरेक्शन होना चाहिए उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। उसमें मुख्यतः डायग्नोसिस, वैक्सीन्स, ड्रग्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट एक्सेसरीज और जनरल वेलनेस से निपटने के लिए साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके एफर्ट्स का रिव्यू किया गया। हमारे को यह लड़ाई हर फ्रंटियर पर लड़नी है और फील्ड पर लड़ाई लड़ते हुए एक हमारा फ्रंटियर है साइंस एंड टेक, जिसके द्वारा हमें इस लड़ाई को आखिर में जीतना पड़ेगा। उसी के तहत काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वहाँ पर कंटिन्यूड इस विषय में एफर्ट चल रहे हैं, जिसके तहत ही इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस ने टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी अपनी 30 लैब्स का योगदान दिया है। हमारे एफर्ट्स प्राइमरीली फोकस्ड हैं न्यू रैपिड और एक्यूरेट डायग्नोस्टिक किट्स बनाने में, जो कि अपना रिजल्ट 30 मिनट में दे सकें। साथ ही इनोवेटिव पूलिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में, ताकि हम लिमिटेड टेस्ट होते हुए भी अगर उसको और एक्सपैंड करना चाहें, लार्जर नंबर ऑफ पीपल कवर करना चाहें, उसके लिए काम कर सकें। इसके साथ ही इंडिजिनस सिंथेसिस जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे को डोमेस्टिकेट प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कैसे बढ़ाएं, उस पर एफर्ट्स हो रहे हैं। साथ ही वायरल सीक्वेंसिंग, जिसके द्वारा हम एपिडेमियोलॉजी और पोटेंशियली इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई कर सकें, उस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही वैक्सीन डेवलपमेंट की दिशा में इनएक्टिवेटेड वायरस, एंटीबॉडीज टू मेजर एंटीजेंस, मोनोक्लोनल्स और RNA बेस्ड वैक्सीन पर भी काम किया जा रहा है। भारत ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारी इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप की जाए और हम जल्द से जल्द उसको पब्लिक को मुहैया करा सकें। यह एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स है,
लेकिन हमारे सारे एक्शंस इस पर फोकस्ड हैं कि कैसे हम इस प्रोसेस को स्पीड अप करें। इसी के तहत रिकॉम्बिनेंट BCG और माइकोबैक्टीरियम इंडिका स्ट्रेन जैसे इम्यून बूस्टिंग वैक्सीन पर भी काम हो रहा है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी पर भी कुछ साइट्स पर काम चल रहा है। DBT ने इसके साथ ही लार्ज स्केल एफर्ट्स लिए हैं कि कैसे ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर कोविड-19 पर काम करें। इसके साथ ही एक और विषय बहुत मुख्य है, वह है कि हम इफेक्टिव ड्रग्स पर भी कुछ काम करें। हमारे सामने वर्तमान में कई पोटेंशियल ड्रग्स हैं जिसमें से कोई भी अभी फुली प्रूवन नहीं है और उनमें से कोई भी अगर इंडिया में नहीं बनती है तो उस पर भी हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है। इसी समय में जब ये अनसर्टेनिटी है तो हमारा एफर्ट है कि इंडिया इस ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स मल्टी प्रोसेस में काम करे। एक मल्टी प्रोंग रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं जिसमें कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भारत की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। भारत ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सॉलिडिटी ट्रायल में एक पार्टिसिपेंट है जिसके माध्यम से हम डिफरेंट ड्रग थेरेपीज की इफेक्टिवनेस को डिटरमिन कर रहे हैं। साइंटिफिक टास्क फोर्स एग्जिस्टिंग ड्रग्स को रीइवैल्यूएट कर रही हैं ताकि उनको जरूरत पड़े तो कोविड-19 के लिए रीपर्पस किया जा सके। एंटीवायरल ड्रग्स ने जो कुछ स्टडीज में अब्रॉड में हमें इनिशियल प्रॉमिस दिखाया है, CSR की लैब के द्वारा इन ड्रग्स पर भी काम चल रहा है जिसमें कि मुख्यतः उम्बिफेनोफिर और फेविपिराविर ड्रग्स जो हैं उनके इंडिजिनस सिंथेसिस के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही हमारा एक मेजर एफर्ट है कि जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो हमारे अप्रूवल सिस्टम्स हैं बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको भी त्वरित गति से करें ताकि हम जल्दी से जल्दी जो भी हमारी रिसर्च हो उसको पब्लिक तक ले जा सकें। इसके साथ ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और ऐसी एंसिलेटरी सपोर्ट डिवाइसेस पर भी CSIR की इंजीनियरिंग लैब्स, श्री चित्रा इंस्टीट्यूट द्वारा इंडिजिनस डिजाइन बनाए जा रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को आंध्रा मेडटेक जोन में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी सपोर्ट किया है। RT-PCR किट्स का इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स पर काम हो रहा है और हम उस स्थिति में होंगे कि इंडिजिनसली इसमें 10 लाख किट पर मंथ मई में बनाई जा सकें। साथ ही रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स पर भी हम काम कर रहे हैं और मई तक हम लोग 10 लाख रैपिड इंडिजिनस किट्स डिटेक्शन किट बना पाएंगे। वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारी कैपेसिटी हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में 6000 वेंटिलेटर पर मंथ की कैपेसिटी क्रिएट की गई है। इस तरीके से डायग्नोस्टिक्स हों, थेरेप्यूटिक्स हों या वैक्सीन्स हों, इसमें नेसेसरी एफर्ट पर वॉर फुटिंग से मॉनिटर किया जा रहा है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने स्टेट्स को कुछ फोरकास्टिंग टूल्स भी शेयर किए हैं जिसके द्वारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका जो प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है इन टर्म्स ऑफ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, इन टर्म्स ऑफ कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर्स, उसकी वह एनालिसिस करके पा सकते हैं कि वह सफिशिएंट है या नहीं, और अगर नहीं है तो उनको किस डायरेक्शन में एफर्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड केस लोड। इसी तरीके से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स देश में दिन प्रतिदिन इस पर हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत 1919 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और कोविड हेल्थ सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। टोटल ऑफ अगर उसमें देखें तो 1,73,000 आइसोलेशन बेड्स और 21,800 ICU बेड्स में उसके द्वारा तैयार किए जा चुके हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि हर तरीके से एफर्ट चल रहा है कि अगर केसेज आएँ देश हर तरीके से उससे निपटने के लिए तैयार रहे। इसी के तहत हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एफर्ट चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका TV।